हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। हमने कूलम्ब्स लॉ पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल एक दो पिछले वीडियोज में देख लिया। अब जो है कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम और भी कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे, है ना। तो ये पहला और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या देखो क्या कर रहा है टू आइडेंटिकल स्फीयर। मतलब क्या, दो आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों पर चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। ये देखो, अगर ये स्फीयर Q1 है, चार्ज अगर Q है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, चार्ज Q। कंप्लीट। मास कितना दिया हुआ है, ये 5 ग्राम। इसका मास गिवन कितना है, 5 ग्राम का मास दिया हुआ है ना। ये देखो 5 ग्राम का मास दिया हुआ है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से देखो, दो अलग अलग स्ट्रिंग से क्या है, सस्पेंडेड किया गया। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ये देखो, ये 90 डिग्री पर सस्पेंडेड है। क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, कह रहा है कि एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 सेंटीमीटर। यानी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक। कितना सेंटीमीटर का दिया हुआ है, टोटल 50 सेंटीमीटर, है ना। इसको मीटर में बदल लेंगे, 50 बाई क्या करेंगे, 100 मीटर। कंप्लीट। अब देखो, अब क्या रहा है, तो कैलकुलेट क्या करना है, तो देन कैलकुलेट चार्ज ऑफ ईच स्फीयर। चार्ज ऑन ईच स्फीयर। सभी स्फीयर पर चार्ज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दो स्फीयर है, स्फीयर 1 और स्फीयर 2। दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या, दोनों का मास क्या रहेगा, सेम। चार्जेस भी क्या होंगे, सेम। तो यहाँ भी Q मान लिया, यहाँ भी क्या मान लिया, Q। दोनों को सस्पेंडेड किया गया है किसी, मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये कितना डिग्री पर बोल रहा है, ये 90 डिग्री पर। कंप्लीट। अच्छा, अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एप्लीकेशन तो कूलम्ब्स लॉ का ही लगाना है ना। तो इसे क्या करेंगे, फॉर कन्वीनियंस, सुविधा के लिए, ये देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये एंगल कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री। ठीक। अगर ये 45 E90 है, ठीक, तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का। कंप्लीट। और आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था कि जब स्ट्रिंग ये लगा हुआ होता है तो एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। ये देखो, टेंशन ज्वाइंट की तरफ लग जाएगा। कंप्लीट है ये। अब इस टेंशन को हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है। देखो क्या क्या, 90 डिग्री को यहाँ ब्रेक किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये 45 डिग्री, परपेंडिकुलर के कारण ये 90, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ में आ रही बात है ये। तो इसे अब क्या करना है ना, इससे सॉल्व करना है। कैसे, जो देखो, अगर मान लिया जाए, इस क्वेश्चन को समझना, इस कॉन्सेप्ट को बारीकी से देखो। यहाँ पर चार्जेस रखे हुए थे स्फीयर, है ना। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा था, 45 डिग्री का। कंप्लीट। ये ऊपर की तरफ कितना टेंशन जा रहा था, T, और इधर एक स्फीयर रखा हुआ था, उसका क्या नाम था, Q, है ना। इसका भी चार्जेस क्या होंगे, Q होंगे। अब जब टेंशन ये आ गया तो आपने वेक्टर का रिजोल्यूशन पढ़ा होगा, क्या है ये, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ क्या हो जाएगा, T cos थीटा। यानी T cos कितना डिग्री रिजॉल्व होगा, ये 45 डिग्री। कंप्लीट। अच्छा, इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये देखो, ये वाला डायरेक्शन में ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, T sin कितना डिग्री, 45 डिग्री। कंप्लीट।
अब जब ये चार्जेज है, इसके पास मास है, तो नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा और जिसे क्या लिखेंगे हम लोग mg। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये चार्जेज है ना, दोनों क्या है, एक दूसरे के मतलब आइडेंटिकल हैं स्फीयर, यानी चार्जेस सेम होगा। अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। यानी कौन सा फोर्स ये होगा, कूलम्ब्स फोर्स, है ना। ये इधर की तरफ ये आ जाएगा ऐसे। गॉट इट? देखो फिर से क्या किया, 90 डिग्री को ब्रेक किया कितना में, 45 डिग्री में। ये 45, ये 90, कितना हो जाएगा 45 जैसे आ गया, इसको क्या किया हमने, रिजॉल्व कर दिया। एक आ गया t cos 45, एक आ गया t sin 45 अकॉर्डिंग टू वेक्टर रेजोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद इस चार्ज, ये मास जो रखा हुआ था स्फीयर, इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, वो कितना हो जाएगा mg। कंप्लीट। ये चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स। दोनों आइडेंटिकल यानी सेम चार्ज होंगे। बात समझ में आ रहा है? अब कुछ नहीं करना है, बस इस पूरे इक्वेशन को क्या करना है, हमें इक्विलेट कर देना है। मतलब ये देखो, ये अब बैलेंस हो जाएगा। कैसे, t cos 45 किसको बैलेंस करेगा, f को। क्लियर? t sin 45 किसको बैलेंस करेगा, mg को, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फिगर, है ना, फ्रॉम किससे, फोटोकोआ से। देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर, अब जो ये फिगर है, फिगर क्या कर रहा है, कौन कौन बैलेंस कर रहा है, जो देखो t sin 45 t mg को बैलेंस करेगा, t sin 45 इज बैलेंस टू किसको, mg को। सिंपल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। f किसको बैलेंस करेगा, t cos 45 को, यानी t cos 45 जो होगा बैलेंस, किसको बैलेंस करेगा, ये t cos 45 f को। ठीक है, इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा, 2। देखो फिगर से बस ऐसे बैलेंस ये लगा दिया। अब देखो, अब क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग बाय सेकेंड बाय किससे, फर्स्ट से। चलो भाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं, या फर्स्ट बाय सेकेंड, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसको कर दो, सेकेंड बाय फर्स्ट ही कर दो। t cos 45 डिवाइडेड बाय t sin 45 इज इक्वल टू f बाई क्या हो जाएगा, m और क्या हो जाएगा, g। कंप्लीट यहाँ तक? अच्छा, और देखो क्या है, t से t देखो ये मर जाएगा, ये मर गया। cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, तो आप इसको यहाँ पर काट सकते हैं। दोनों का वैल्यू सेम, 1/√2 1/√2, तो इक्वेट होकर के इसे क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू कितना, f बाई क्या हो जाएगा, mg। क्लियर है? अब क्या करना है, यानी mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, f। ये हमें इक्वेशन निकल के चला आया। तो m तो पता लग गया, g का वैल्यू भी हम लोग 9.8 या 10 मान लेंगे सुविधा के अनुसार। लेकिन f क्या है, f जो है वो कौन सा फोर्स है, ये कूलम्ब फोर्स है। और कूलम्ब फोर्स का इक्वेशन आपको पता है, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो अब हमें किसे कैलकुलेट सिर्फ करना है, इस फॉर्मूले के, यानी इक्वेशन नंबर इसको क्या करना है, 3rd। ठीक है, कंप्लीट। अब इसको इक्वेट कर देंगे, जिससे किसका वैल्यू निकल जाएगा, q का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो पहले। ओके, अब देखो ये जो f है वो mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। और f क्या हो जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा इससे क्या, k q1 q2 बाई r स्क्वायर। q1 भी q है, ये भी q है, डिवाइड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50/100। इसको काट सकते हैं, काट दो, ये कट गया, 1/2 में आ जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कंप्लीट। अब इसको कैलकुलेट कर देना है, कैसे होगा जो देख लो। mg इक्वल टू f, m का वैल्यू कितना है, 5 ग्राम। 5 ग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में, है ना। तो ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम। किलोग्राम में चेंज हो गया। g का वैल्यू अपने सुविधा के लिए किसका रख लेंगे, 10, और बराबर f का वैल्यू कितना हो जाएगा, k
Q1 Q2 यानी कि Q डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये अब देखो अब क्या करना है, ये 5 क्या हो गया 100,000 इंटू 10 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, और 1/2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 5 ये शून्य से ये शून्य कैंसिल, ये होने हो जाएगा 100, ये 4 इधर चला आएगा 1/4 बराबर के क्यू स्क्वायर ना। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 5 बटा क्या हो जाएगा 100 इंटू 1/4, क्यू भी यहाँ चला आ जाएगा के इज इक्वल टू क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब क्यू के स्क्वायर को हमें सॉल्व कर लेना है, क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। चलो कितना हो जाएगा ये देख लो, 5/100 गुना 1/4 इंटू 1/के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5/936 गुना 10⁻11। ठीक है। इसको और काट देंगे, ये क्यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 5/36 गुना 10⁻10 और एक 10 ऐसे ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 5 दूना 10। सॉल्यूशन देख लो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36 10 का 10। ठीक। और ये गुना 1 क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर रूट इसका कर देंगे रूट अंडर 1/36 इंटू 10⁻10 इंटू 1/2। इसको इक्वेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/6, 10 के लिए क्या आ जाएगा 10 के पावर 5 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट निकलेगा तो 1 क्या हो जाएगा √2। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, q इक्वल टू 1/6 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 रख देंगे इंटू 10⁻⁻6। कंप्लीट यहाँ तक ना। इसको कंप्लीट करते हैं तो q बराबर आता है कितना 1.17 अप्रॉक्सीमेट आएगा 10⁻कितना -6। ठीक है। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल बनेंगे। इस न्यूमेरिकल में सिर्फ क्या है कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, सिर्फ इसको आप बैलेंस कर दो, बैलेंस करने के बाद ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। इतना क्या आ जाएगा ये कूलम। समझ में आ रही बात है। बैलेंस करो, के का वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर रूट निकालो, देन विल गेट क्या बाबू आंसर। ठीक है। लो अब देखो थोड़ा सा वेक्टर एडिशन हल्का सा सीख लेते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन क्या रहता है कि सर वेक्टर एडिशन कैसे होगा, हालांकि 11th में वेक्टर एडिशन सिखा दिया जाता है। खैर अगर नहीं है समझ में आया होगा तो देख लो, इसको समझ लो। देखो क्या कर रहा है, एक 3 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, एक 4 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब कर रहा है कि दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक। तो रिजल्टेंट जो होता है ना, रिजल्टेंट के लिए अब बच्चा कहेगा ठीक है जोड़ना है सर, चलो 4 और 3 जोड़ दो, 4 + 3 यानी कितना 7 न्यूटन, ऐसा कर देगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्या है, ये जो फोर्स होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी को ऐसी अलजेब्रिक सम हम लोग नहीं कर सकते, मतलब अलजेब्रा मेथड से एडिशन नहीं कर सकते। यानी 4 + 3 7 न्यूटन, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब सही क्या होगा, देखो ये दोनों को रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, ये यहां से इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है। अब रिजल्टेंट के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था बताओ, R इक्वल टू क्या पढ़ा था √a² प्लस क्या b² प्लस 2ab और क्या पढ़े थे cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो देखो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच में टोटल कितना एंगल था 90 डिग्री का एंगल था। तो यानी थीटा के जगह पर कितना डिग्री यहाँ पर लेंगे 90 डिग्री। कंप्लीट।
तो देखो ये ए का मैग्नीट्यूड, ए कितना दिया हुआ था 3, बी कितना दिया हुआ था 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू बताओ कितना 4, बी का वैल्यू कितना 3 सपोज cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी देन ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रह जाएगा आंसर 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 और रूट अंडर कितना आ गया 25, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा 5, यानी 5 क्या हो जाएगा न्यूटन। अभी तो अगर अलजेब्रा मेथड से हम लोग करते हैं तो 7 न्यूटन आता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन के कारण कितना न्यूटन आ गया, ये 5 न्यूटन। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल जो है कूलम्स लॉ पर जो बेस्ड होंगे उसमें काफ़ी यूज आने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसको। ओके, एक और मजेदार क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखो क्या है कि टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है किस पर, Q1 चार्ज पर, है ना। और ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आपको पता है कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो सब एंगल का वैल्यू कितना कितना डिग्री होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी, और 60 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, ये भी। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। अच्छा, इस बन वाले चार्ज पर किसके किसके कारण फोर्स लगेगा ये बताओ। एक तो फोर्स ये लगाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो देखो ये इधर की तरफ फोर्स लगा दिया। ठीक है, कंप्लीट। इसको थोड़ा और सीधा, चलो मान लो सीधा मान लेते हैं, स्ट्रेट ये जा रहा है फोर्स। ये कितना कूलम का है, 2 कूलम का, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन, यानी पहले चार्ज पर लगा फोर्स किसके कारण, 2 के कारण। कंप्लीट। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसमें भी रिपल्सन होगा। ये देखो ये इधर की तरफ होगा। क्लियर, यानी कि पहले चार्ज पर लगा फोर्स किसके कारण, थर्ड चार्ज के कारण। ये हो गया, बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहाँ तक। ये 1 कूलम पर कौन कौन सा चार्ज लगा, कौन कौन सा फोर्स लगा, एक तो इस चार्ज के कारण लगा, एक तो इस चार्ज के कारण लगा, है ना। तो रिजल्टेंट अगर देखा जाए, अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा 1 कूलम चार्ज पर यानी Q1 पर F12 का और प्लस F13 का एडिशन, नहीं वेक्टर एडिशन। कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन आपने सीख लिया फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला सीखा, R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab और क्या होगा cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज फोर्सेज, है ना। अच्छा, अब देखो क्या करना है, ये और बी इसी तरह से F1 इसका और F12 और F13 सब ये हो जाएंगे और बी की जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये पता करना है कि जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों के बीच में उसके बीच का एंगल कितना डिग्री है। तो देखो ये 60 डिग्री अगर है, कितना डिग्री 60 डिग्री है, तो ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल से कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से कितना डिग्री 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है, ये भी 60 तो ये भी कितना डिग्री 60 डिग्री, किससे वर्टिकल अपोजिट एंगल से, है ना। ये 60 डिग्री, यानी पता तो चल गया कि थीटा का वैल्यू कितना हमको रखना है 60 डिग्री। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, F12 का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लगाओ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो देखो Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन कितना 10 सेंटीमीटर। चलो लगाओ भाई K इंटू Q1 कितना 1, Q2 कितना 2, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को ऐसे कर दो 10/100, इसका स्क्वायर तो 10/10 हो गया। ये 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 2K इंटू 100 कंप्लीट। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 100
इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्या हो जाएगा ये 11, यानी ये F12 का वैल्यू निकल गया है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। उसी तरीके से अब इसके लिए निकालना है ये F13 के लिए, फिर वैल्यू के Q1 Q2, तो Q1 तो ये है इंटू Q2 के जगह पर क्या होगा Q3, दोनों के बीच का सेपरेशन स्क्वायर, के Q1 कितना है 1 कूलम, Q3 कितना है 2 कूलम, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे 100 से डिवाइड, इसका स्क्वायर तो 100/100 10/100। अब ये एक शून्य ये कैंसिल हो जाएगा, ये उसी तरह से कितना आ जाएगा F13 इक्वल टू 2 के 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना 9 इंटू 100, यानी कितना हो गया 18 इंटू 10 टू दी पावर 11, यानी F13, ठीक है। इससे क्या साबित हो रहा है कि F12 का मैग्नीट्यूड और F13 का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, इतना क्या न्यूटन, कितना कितना आ गया। तो हम लोग क्या अपने सुविधा के लिए लेट कन्वेंस कर लेते हैं क्या, ताकि आसानी हो हमारे लिए। F12 का वैल्यू और F13 का वैल्यू, सब का वैल्यू कितना है F मान लेते हैं, और इसके जगह पर कितना वैल्यू आया 18 इंटू 10 टू दी पावर 11, और क्या लिखेंगे न्यूटन, ये देखो मान लिया है ना। अब क्या करेंगे, ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद क्या होगा ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। कंप्लीट नोट करो पहले। ओके, अब क्या करना है, रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा R = √A। तो A के जगह पर भी आपने कितना मान लिया F माना, B के जगह पर भी कितना माना F, तो क्या लिख सकते हैं F का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर F का स्क्वायर प्लस 2AB, यानी F इंटू F कॉस, दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना डिग्री 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो R = √, वैल्यू रखेंगे क्या F स्क्वायर 2F प्लस 2F² cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से 2 ये मर जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा √2F² प्लस कितना F², 2F² और ये कितना हो जाएगा √3F², 3F², 3 का स्क्वायर रूट तो ना निकल पाएगा, लेकिन F का तो निकल जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा √3 और कितना आ जाएगा F। कंप्लीट। अब क्या करना है, F का वैल्यू हमें इतना पुट कर देना इंटू √3, देन विल गेट क्या आंसर, ठीक है। तो इसका देखो आंसर कितना हो जाएगा, ये R = √3, F का वैल्यू कितना आया था 18 इंटू 10 टू दी पावर 11, ये क्या हो जाएगा न्यूटन। तो टोटल फोर्स जो Q1 पर निकला, यानी कि टोटल फोर्स, टोटल क्या फोर्स, ये देखो टोटल फोर्स एट Q1 = नेट फोर्स, जिसको हम F माने, तो इसका जो आया था वैल्यू वो कितना आया, F हमने माना था, इसका फाइनल आंसर कितना आ गया √3, इसका मैग्नीट्यूड √3 इंटू 18 इंटू 10 टू दी पावर 11, और क्या हो जाएगा न्यूटन। तो ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। यानी सबसे पहले क्या देखना है, अट्रैक्टिव है क्या रिपल्सिव, ये देखो ये भी रिपेल किया, ये भी रिपेल किया, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। अगर आप दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं तो देन क्या हो जाएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। कंप्लीट नोट करो। हाँ देखें, एक और एक क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में हमने स्लाइटली थोड़ा सा एकदम चेंज कर दिया। उस क्वेश्चन में यहाँ पर +2 कूलम था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है -2 कूलम है ना। सेम वही है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना था 10 सेंटीमीटर। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि ये 60 डिग्री,
ये भी 60 डिग्री, ठीक। ये दोनों के बीच का एंगल भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। ये Q1 यहाँ पर रखा हुआ है। फिर क्वेश्चन भैया कि बताइए, कैलकुलेट कीजिए कि टोटल फोर्स ऑन क्या, Q1। तो देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रिपल्सन है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये इधर की तरफ हो जाएगा, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पर लगा फोर्स ड्यू टू किसके कारण, 2 के कारण। क्लियर। लेकिन क्या है, मजेदार बात ये है कि यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो याद रखना, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से किधर की तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ। बात समझ में आ रहा है, इधर की तरफ ना जा करके इधर की तरफ जाएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये ऐसे रिपल्सिव हो रहा है, लेकिन अब क्या, अट्रैक्टिव, तो ये फोर्स कैसे की तरफ, ऐसे की तरफ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा, चलो ये 10 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं, है ना, ये 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक। ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया। इस फोर्स का नाम क्या दे दोगे आप, F1, और क्या लिखेंगे, 3। कंप्लीट। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। देखो याद रखना, अगर ये पॉजिटिव है और ये अगर निगेटिव है, तो हमेशा फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ, निगेटिव की तरफ। कोई डाउट, हमेशा किधर की तरफ होगा, निगेटिव की तरफ। तो देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी निगेटिव, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ये निगेटिव की तरफ। तो देखो क्या है कि दोनों का F12 क्या हुआ, पहले चार्ज पर लगा फोर्स सेकेंड चार्ज के कारण। F13 क्या हुआ, फर्स्ट चार्ज पर लगा फोर्स किसके कारण, थर्ड चार्ज के कारण। लेकिन डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ। याद रखना, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्जेस की तरफ होगा। अच्छा, अब मामला आ गया है कि इसका आखिर F12 और F13 का मैग्नीट्यूड तो निकल जाएगा के Q1 Q2 से। अगर ये फोर्स है तो इसको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। वेक्टर एडिशन के लिए सबसे पहले वी शुड बी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का एंगल बताओ। देखो ये 60 डिग्री, तो लीनियर पेयर से ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये वाला 120 डिग्री। यानी पता चल गया कि F12 और F13 के बीच में कितना, 120 डिग्री का एंगल है। कंप्लीट। अच्छा, अब वैल्यू रखेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। रखो जल्दी से F12 के लिए। F12 देखो डेटा सब सेम है, तो पिछला वाला जो न्यूमेरिकल है सेम ही है, तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे, जल्दी से कर लो। Q1 कितना, 1 इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर, दोनों के बीच का 10/100 करेंगे 2 टाइम्स, और इसका आंसर कितना आ गया था, जल्दी से बताओ, 2K इंटू 100, यानी बोले तो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 100 आ गया था। F12 का वैल्यू कितना आ गया था, 18 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक। उसी तरह से अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे F13 के लिए, तो इसका भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, 10/100, यानी आर स्क्वायर करते थे ये, तो K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना 1, Q3 कितना -2 तो वो सिर्फ ये शो करेगा कि उसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच का 10/10 100, इसका स्क्वायर कर दो, है ना। ये फिर कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी सेम वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस और चार्जेस भी दोनों सेम है। तो 18 इंटू 10 टू द पावर 11, और क्या आ जाएगा, न्यूटन, F13, ठीक है। ये तो क्या अगर F13 और F12 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसी तरह से मान लेंगे क्या, लेट मान लो भाई F12 का मैग्नीट्यूड, F13 का मैग्नीट्यूड, सब का मैग्नीट्यूड सेम, किसके बराबर मान लिया, 1 के बराबर, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर देंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करो, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बराबर √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस क्या हो जाएगा, थीटा। अब बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। ये तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, √A स्क्वायर, यानी F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर इन प्लस में
2ab 2 इंटू एफ कॉस 180 120 का वैल्यू -1/2 कंप्लीट। कॉस 120 का वैल्यू -1/2, 2 से 2 ये क्या हो गया, मर जाएगा ये। आर इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर लेकिन माइनस का साइन तो एफ स्क्वायर। देखो एफ स्क्वायर एक और एक क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी आर बराबर सिर्फ एफ वैल्यू आ जाएगा, और एफ का वैल्यू कितना है 18 इंटू 10⁻11 न्यूटन, यानी 18 इंटू 10⁻11 और क्या हो जाएगा न्यूटन। ये यानी कहने का मतलब अगर आपसे पूछे कि टोटल फोर्स Q1 कितना हो जाएगा, तो टोटल फोर्स ऑन Q1 जो हो जाएगा, देखो टोटल फोर्स ऑन Q1, ठीक है। तो टोटल फोर्स ऑन Q1 जो हो गया, क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट हमने किया तो कितना आ गया, ये जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 18 इंटू 10⁻11 और क्या न्यूटन। ये ऐसे क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट हो पाएगा कंप्लीट। तो ये कैसा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर हमने एक निगेटिव चार्ज ले लिया था, नेगेटिव चार्ज लेने के कारण ये डायरेक्शन ऐसे की तरफ हो गया, अगर पॉजिटिव रहता तो ये ऐसे होता। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी से आप नोट्स बना लो, है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। ओके बाय, टेक केयर।